बच्चों, मैं प्रिया राठौर आपके लिए आज फिर से लेकर आई हूँ बायो प्लस केमिस्ट्री, यानी कि बायो केमिस्ट्री, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है वो बायो मॉलिक्यूल वाला। तो उसमें हम केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं। तो आज उसी से रिलेटेड एक और चीज़ जो हम लेकर आए हैं और वो है जैव अणु, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 9। उसका आज हम पढ़ने वाले हैं वसा या लिपिड्स को, जो कि लास्ट टॉपिक रहेगा। उसके बाद एंजाइम बच जाएगा। लिपिड का वर्गीकरण पढ़ेंगे, लेकिन बायो मैक्रोमोलिक्यूल की यानी वृहत अणु की अगर हम बात करें तो उसका ये लास्ट टॉपिक है। और साधारण वसा क्या होती है और व्युत्पन्न वसा क्या होती है, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वसा यानी कि लिपिड्स, ये बात तो आपको पता ही होगी, होनी भी चाहिए। तो वसा और लिपिड क्या है, तो हमने कहा कि जो हमने वो बिना छने हुए जो निकाले थे उसमें हमने कहा कि ये लिपिड जो है वो बड़ा चोर होता है ना। ये वृहत अणु नहीं होता, लेकिन ये ऊपर रह जाता है, हमें गुमराह करता है कि मैं जो है मैक्रोमोलिक्यूल हूँ। कई बुक्स इसको मैक्रोमोलिक्यूल भी लिखती हैं, वृहत अणु भी लिखती है, क्योंकि ये ऊपर रह जाता है उस डेफिनेशन के हिसाब से, मतलब छन के नीचे नहीं आता। लेकिन अगर आप इसके डिटेल देखें तो मैंने आपसे कहा कि ये एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं होता, यानी कि वृहत अणु नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है। इसकी जो यूनिट्स हैं अभी हम देखेंगे, तो वो यूनिट्स आपस में नहीं जुड़ी हुई है किसी बॉन्ड के थ्रू। इसमें कोई बॉन्ड है ही नहीं। जैसे हमने पेप्टाइड बॉन्ड देखा प्रोटीन में, न्यूक्लिक अम्ल में डाई फास्फोएस्टर बॉन्ड्स देखे, अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड देखे। लेकिन लिपिड में कोई बॉन्ड है ही नहीं, बस ये चिपके हुए हैं आपस में। इन्होंने एक दूसरे को ऐसे पकड़ नहीं रखा है किसी बॉन्ड से, इसलिए हम इनको नहीं कह सकते कि ये मैक्रो यानी कि वृहत अणु है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छा फैक्ट है जो आपको मुझे लगता है पता होना चाहिए फ्यूचर के लिए। ठीक है, क्या है वसा, तो भाई हम जनरल लैंग्वेज में कह देते हैं वसा इज अ स्टिकी सब्सटेंस। जो तेल है, जो घी है, जो बटर है ना, वो सब क्या है जिससे आजकल हम बहुत दूर भागते हैं। लेकिन वसा हमारी बॉडी के लिए उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत चीज़ें जो हैं हमारी बॉडी में फैट से होती है। ठीक है, जो लोग डाइटिंग करते हैं वो कहते हैं कि हम तो एक बूंद भी ऑयल नहीं खाएंगे, उनको आगे जाके नुकसान भी होते हैं इसके। ठीक है, जो आप पढ़े, कभी आपने देखो नोटिस करना चाहिए ऐसी चीज़ों को। दुनिया जो है ना देखने पे जो है ज़्यादा जाती है। अगर आप देखें, हम बोलते हैं कि फिल्म स्टार, वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ऑयल नहीं खाते, उबला खाना खाते हैं, लेकिन वो उबले खाने में प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा लेते हैं और उनको भी ऑयल कुछ क्वांटिटी में लेना ही होता है। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ऑयल छोड़ देते हैं। और इसके साइड इफेक्ट आप देखेंगे, क्या उनके डाइटिशियन होते हैं वो उनको सलाह करते हैं। और अगर आप ऐसे सोचते हैं कि नहीं बिल्कुल ऑयल ही नहीं खाना है, तो आप अपनी बॉडी को वीक कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। इनके सब लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं, है ना। अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम फिल्म स्टार, जो पुराने फिल्म स्टार हैं, जो ऐसे डाइटिंग करके आए हैं, तो उनको कोई ना कोई डिजीज हो जाती है, कोई ना कोई बीमारी हो जाती है उनकी। अब आप शक्लें देखो, है ना, ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये कभी ऐसे दिखते थे। तो इनके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी हैं, उसको ध्यान में रखना है हमें। ऐसे नहीं कि लिपिड नहीं खाना मतलब मोटे हो जाएंगे हम, ऐसा नहीं है। सब चीज़ ज़रूरी है बॉडी के लिए। ठीक है, क्या है वसा, तो वसा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन द्वारा निर्मित कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, क्या क्या है इसमें, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, इसलिए कार्बनिक यौगिक है, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। लेकिन ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इसमें ये 3 ही है, इसमें कई बार नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे यौगिक मिल भी जाते हैं। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट में हमने पढ़ा था कि हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन से डबल रहेगी, कार्बन और ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें फिक्स नहीं रहता। वसा जल में अघुलनशील व कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। बहुत बेहतरीन चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि फैट जो है वो अघुलनशील है, किसमें, जल में। पता है आपको, पानी में ऑयल डालो नहीं घुलेगा, जबकि कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होती है। कार्बनिक विलायक मतलब ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस, जैसे फिनॉल है, अल्कोहल है, एसीटोन है, इनमें घुल जाएगी। ठीक है, पोलर बॉडीज में नहीं घुलती, यानी कि जल में नहीं घुलती। वसा कुल जीव द्रव्य का 3 से 5% भाग होता है। हमारी सेल में जो साइटोप्लाज्म है उसका 3 से 5% जो है वो क्या है, फैट है।
वसा जल विरागी होती है, ये भी पता है, वह जल में नहीं घुलती है और हाइड्रोफोबिक होती है, ये हमें पता है। आपकी सेल मेम्ब्रेन ले लो, उसमें लिपिड है, आपको पता है सेल मेम्ब्रेन में 2 हिस्से होते हैं, अभी उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। वह चिकनाहट युक्त होती है, स्टिकी होती है। कभी कभी लिपिड में फास्फोरस, नाइट्रोजन और सल्फर भी पाए जाते हैं। अभी जस्ट मैंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये 3 हो, इसके साथ कुछ और सब्सटेंस भी आपको मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो लिपिड कौन सी है, ठीक है। चलिए अभी लिपिड के प्रकार देखते हैं। लिपिड का वर्गीकरण, अब देखो एनसीईआरटी ने ऐसा कोई वर्गीकरण आपको नहीं दे रखा है, लेकिन आपको जानना है क्योंकि ये आपके कंपटीशन एग्जाम प्लस स्कूल लेवल पे भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि देखो मैं हमेशा से कहती आई हूँ 11th जो है सबका अलग अलग रहता है, बोर्ड नहीं रहती, क्योंकि वो तो हर स्कूल में पढ़ाने का तरीका अलग। कुछ लोग सिर्फ एनसीईआरटी का एक पैराग्राफ पढ़ा के खत्म कर देते हैं कि चलो बस बहुत है, कुछ लोग अच्छे से डिटेल में भी पढ़ाते हैं। तो मुझे तो वही डिटेल से पढ़ाना है क्योंकि मुझे सारे स्टूडेंट्स को देखना है। अब आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो आप अपने स्कूल लेवल पे देखेंगे, ठीक है। मैं तो इससे भी ज्यादा पढ़ा सकती हूँ, हम वैसे थोड़ा सा नीट को कवर करते हुए चलते हैं, मैंने आपसे हर बार कहा है, लेकिन फिर भी आप इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, हम नीट तक ही सीमित रहते हैं। और क्योंकि कई स्कूल्स में पढ़ाते भी हैं इस लेवल से, तो उसके लिए भी जरूरी है, ठीक है। चलिए एक और चीज जो मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा ऐप पर चल रहा है, बायो मॉलिक्यूल तो यहाँ चल ही रहा है, ये खत्म होने वाला है। ऐप पर जो मैंने कहा था 11th चैप्टर पौधों में परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, जो मैं ऐप पर डाल रही थी, आपको पता है वो एक साथ नहीं आ रहा था, और उसका रीजन भी है, वो 2-4 दिन में एक लेक्चर आता है, आज आया, उसमें 7 या 8 लेक्चर अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। वो क्यों 2-4 दिन में आ रहे हैं? ताकि आप पे लोड नहीं पड़े, भाई आपको ये क्लास तो लेनी है। और जैसा कि मैंने कहा वो सब बच्चे वो चैप्टर नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि किसी के सिलेबस में उसको काट दिया गया है। हालांकि मैंने सलाह दी है कि सबको पढ़ना है, लेकिन मेरी सलाह मानेंगे आप, इसकी उम्मीद कम है मुझे। आपके सिलेबस से हट गया है तो आप सोचेंगे क्यों, वैसे ही लेंदी है बहुत 11th का चैप्टर, तो इसीलिए वो 2-4 दिन में आ रहा है। उसी तरह ऐप पर जो दूसरा रिड्यूस चैप्टर है, जो कि चैप्टर नंबर 12 है, वो भी हम ऐप पर करेंगे, यूट्यूब पे नहीं करेंगे, क्योंकि वही रीज़न मैंने बताया कि कई बोर्ड से या क्लास 11th के कई यूपी बिहार में उसको जो है, यूपी में स्पेशली और सीबीएसई में चैप्टर 11 और 12 हटा दिए गए। तो अगर जो हमारे बैच के बच्चे हैं उनमें से कुछ बोर्ड्स ऐसे बोर्ड से रिलेटेड हैं जहाँ पे चैप्टर हटे नहीं है, तो वो ऐप पर पढ़ सकते हैं। और वो ऐसे 3-4 दिन में 1-2 बार आता रहेगा, ताकि आप पे एकदम लोड नहीं पड़े कि ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ऐसे नहीं। 4-5 दिन में आएगा, आपको मिल जाएगा 4-5 दिन का टाइम नेक्स्ट लेक्चर आने तक, तो आप पे भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए कई बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या वो चैप्टर कभी यूट्यूब पे आएंगे। मुझे उम्मीद कम है बेटा, क्योंकि 22 चैप्टर है, इनको ही हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो उनको यूट्यूब पे लाना मेरे लिए थोड़ा सा अभी मुश्किल है, भाई रिकॉर्डेड तो है ही वो, तो वो ऐप वाले बच्चों को ही मिल पाएगा। कई बच्चे ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कमेंट में। चलिए अब क्या है, लिपिड 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले है सिंपल लिपिड यानी साधारण वसा, उसके बाद संयुग्मित वसा यानी कि कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड लिपिड, और उसके बाद है व्युत्पन्न लिपिड यानी कि डिराइव्ड लिपिड्स। इसको एक बार शॉर्ट में देख लो। देखो साधारण वसा में हम जनरली 3 प्रकार की वसा देखते हैं जो सिंपल लिपिड्स होते हैं। एक तो होते हैं वसीय अम्ल, देखो वसीय अम्ल जितने भी है ना वो सब फैट ही हैं, अभी देखेंगे वसीय अम्ल का फॉर्मूला। दूसरा है ग्लिसरॉल, और तीसरा है एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल या ग्लिसरोलिक एस्टर, क्योंकि अब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल को क्या कहते हैं? ग्लिसरोलिक एस्टर। अब देखो कुछ नहीं है, कहानी में ट्विस्ट है थोड़ा सा। हम जो वसीय अम्ल जनरली आपने अभी तक पढ़ा होगा कि ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल मिलकर फैट बनाते हैं, लेकिन आपको एक बात बता दूं, वसीय अम्ल अपने आप में एक फैट है, ठीक है, लेकिन सरलतम फैट है, क्योंकि सिंपल लिपिड की बात करें। जब ये दोनों मिलते हैं और इनमें बन जाता है एस्टर बॉन्ड, तो वो कहलाते हैं ग्लिसरोलिक एस्टर, ठीक है, जिसको हम ग्लिसरेल्डिहाइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, है ना। अभी पढ़ेंगे ट्राइग्लिसराइड, आपके पीछे क्वेश्चन भी है ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं।
तो ये सबसे सरलतम लिपिड्स हैं। ये भी अपने आप में लिपिड है, ये भी, लेकिन ये दो लिपिड जो हैं वो ज्यादा काम नहीं आते, वैल्यूएबल नहीं है। जैसे हमने कहा था कि प्राथमिक प्रोटीन ज्यादा वैल्यूएबल नहीं है, वैसे ये दोनों वैल्यूएबल नहीं है। ज्यादातर जब ये एस्टर बना लेते हैं तब इनकी वैल्यू होती है। अगर हम कॉन्जुगेटेड लिपिड में देखें, जिसको हम कंपाउंड लिपिड्स भी कहते हैं, संयुग्मित लिपिड, इसमें 2-3 तरह के लिपिड्स आएंगे आपके, जैसे फॉस्फोलिपिड। देखो, जब लिपिड के अंदर कुछ ऐसा मिल जाए जो लिपिडिक नहीं हो, लिपिड के अंदर नॉन लिपिड चीजें मिल जाए, तो उसको हम कहते हैं फॉस्फोलिपिड। जैसे लिपिड के साथ फॉस्फो जुड़ गया तो फॉस्फोलिपिड। ऐसे ही ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या होते हैं? ग्लाइको का मतलब शुगर, तो अगर लिपिड के साथ शुगर मिल गई तो उसको कहेंगे ग्लाइकोलिपिड। पढ़ा है हमने, कहाँ पढ़े हैं आपने? ये सेल मेम्ब्रेन में पढ़े हैं। सेल मेम्ब्रेन में ग्लाइकोलिपिड, फॉस्फोलिपिड ये सब होते हैं। बैक्टीरिया की सेल वॉल में भी, सेल मेम्ब्रेन में भी होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? एक होता है प्रोटोलिपिड्स या लिपिडोप्रोटीन्स। प्रोटोलिपिड्स, ये प्रोटोलिपिड्स क्या हो गए भाई? प्रोटीन जुड़ गया, जिसको पेप्टाइडोलिपिड्स भी कहते हैं। तो ये सब जो है, ये सब क्या है? लिपिड के साथ जब कोई तीसरी चीज मिल जाती है तो उसको हम क्या देते हैं? कॉन्जुगेटेड। या आसान भाषा में याद रखने के लिए एक आप समझ सकते हैं मैप बना रहे हैं। और तीसरा जो कि सबसे स्पेशल है वो है व्युत्पन्न लिपिड्स। इसमें आपके आ जाएंगे जितने भी हॉर्मोन्स हैं आपकी बॉडी के अंदर, लिंग हॉर्मोन्स है ना, सेक्सुअल हॉर्मोन्स, ये सारे इसमें आते हैं। ये क्या होते हैं? ये इनमें क्या होता है, लिपिड्स के साथ साथ कुछ दूसरी चीजें, कुछ आयंस या कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं, या ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो ऐसे बन जाते हैं स्टीरॉइड्स लिपिड्स, है ना, या व्युत्पन्न लिपिड। अभी डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें आपके क्या आता है? कोलेस्टेरॉल। अभी एग्जाम्पल वैसे सारे आ जाएंगे। हॉर्मोन्स जो होते हैं, स्पेशली जो आपके सेक्सुअल हॉर्मोन्स होते हैं, है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो सब व्युत्पन्न लिपिड्स में आते हैं। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा याद करने के हिसाब से सरल रूप में। अब पहले बात कर लेते हैं हम सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड बेचारे बहुत सिंपल, एक है ना, वो आता था कार्टून सिंपल समोसा, कभी किसी ने देखा हो? उस समोसे वाला, उसमें बहुत खाने, मतलब जितने भी कार्टून थे वो खाने की चीज़ों पे बने हुए थे। सिंपल समोसा और रबड़ी, और वहाँ का जो राजा था उसका नाम था फालूदा, जलेबी। मस्त लगता था मुझे वो कार्टून। जब एक अणु ग्लिसरॉल के साथ दो या दो से अधिक वसी अम्ल जुड़ते हैं तो क्रमशः मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स और ट्राइग्लिसराइड का निर्माण होता है। ठीक है, हमने कहा कि इसमें 3 तरह के क्या आते हैं? लिपिड्स आते हैं। एक तो हमने कहा कि ग्लिसरॉल अपने आप में, एक हमने कहा वसी अम्ल अपने आप में, और तीसरा मैंने कहा जब वसी अम्ल और ग्लिसरॉल एस्टर के द्वारा जुड़ जाते हैं तो हमारा मेन लिपिड बनता है। ये दोनों अपने आप में इतने बेहतरीन टाइप के लिपिड्स नहीं है। ठीक है, तो एक अणु ग्लिसरॉल के साथ 1 या 2 या 3 कितने भी फैटी एसिड्स जब जुड़ते हैं तो मोनोग्लिसराइड। अब मैं ये बात समझा रही हूं आपको, देखो, ग्लिसरॉल के साथ एक जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, क्या जुड़ा? एक फैटी एसिड्स। इनको देखो, मैं बार बार फैटी एसिड्स बोलूंगी तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। वसी अम्ल को फैटी एसिड्स बोलते हैं, याद पता होना चाहिए आपको। इंग्लिश हिंदी का मैटर नहीं है, वैसे भी पता होना चाहिए। अगर एक जुड़ा तो मोनोग्लिसराइड, क्योंकि ग्लिसरॉल में फैटी एसिड्स जुड़ा है। 2 जुड़े तो डाइग्लिसराइड्स, और 3 जुड़े तो ट्राइग्लिसराइड्स का निर्माण होता है। पीछे आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि ट्राइग्लिसराइड्स क्या होते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? ग्लिसरॉइड के एक अणु में 3 वसी अम्ल के जुड़ने से एस्टर बंध बनता है, एस्टर बंध बनता है, और उस एस्टर बंध से बनने वाले लिपिड को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। बस ये परिभाषा है, समझ गए? नहीं समझे तो पीछे वाला देख लेना, है ना, पॉज करके। ठीक है, परिभाषा आ गई समझ में? मैं सब समझा रही हूं धीरे धीरे। ग्लिसरॉइड के निर्माण में ग्लिसरॉल हाइड्रोजन दाता होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाइड्रोजन कौन दे रहा है? ग्लिसरॉल दे रहा है। वह वसी अम्ल
OH दाता के रूप में काम करता है। देखो सिंपल सी चीज है, जो छोटा समूह होता है ना, हमेशा त्याग किसको देना होता है? छोटे लोगों को, है ना। हम जैसे बोलते हैं मूवीज वगैरह में देखते हो आप, अमीर रिच लोग होते हैं और बड़ा समूह होता है, बिग VIPs होते हैं, तो सेक्रीफाइस किसको करना पड़ता है? हम कहते हैं लोअर जो हैं कैटेगरी के, उनको मिडिल क्लास हम कहते हैं जिसको, उनको करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी सिस्टम वही है भाई, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ग्लिसरॉल उसके अंदर, ठीक है। तो क्या होता है, वसी अम्ल जो होते हैं ना वो OH के दाता होते हैं। मतलब OH दाता कौन होगा? फैटी एसिड्स होंगे, ठीक है, समझ गए। ये OH दाता कौन होगा? फैटी एसिड्स जो है वो OH दाता के रूप में कार्य करेंगे और ग्लिसरॉल क्या देगा? सिर्फ हाइड्रोजन देगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप से सिर्फ OH निकलेगी। आ जाओ अभी, ये साधारणतः वसा अम्ल हो सकते हैं। वसा अम्ल में एक कार्बोक्सिलिक समूह होता है जो कि एक R से जुड़ा होता है। R समूह मेथिल, एथिल व उच्च संख्या वाले CH2 समूह एक कार्बन में 1 से 19 तक कितने भी हो सकते हैं। उदाहरणतः पाल्मिटिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक कार्बन के सहित 16 कार्बन मिलते हैं। ये सब आपके ऊपर से जा रहा है, मेरे को पता है, सब समझा रही हूं मैं, एक एक करके सबकी बात करेंगे। इतनी कहानी समझ में आई? देखो कहानी में क्या है, एक तो है वसी अम्ल और एक है ग्लिसरॉल। ये दोनों जब मिलते हैं तो ग्लिसरॉल्डिहाइड बनते हैं, यानी कि ट्राइग्लिसरॉल्डिहाइड्स बनते हैं। ये इतनी बात समझ में आई। अब पहली बात हम कर लेते हैं वसी अम्ल की। वसी अम्ल मैंने कहा वो भी अपने आप में लिपिड है, तो उनको भी तवज्जो देनी पड़ेगी। वसी अम्ल क्या होते हैं? वसी अम्ल कुछ नहीं, कार्बोक्सिलिक समूह है, मतलब कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप मतलब COOH, ठीक है। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ लंबी चेन जुड़ी हुई रहती है, श्रृंखला जुड़ी हुई रहती है। अब ये लंबी श्रृंखला कितने भी कार्बन की हो सकती है, ये मेथिल हो सकता है, ये एथिल हो सकता है, या फिर 1 से 19 और उससे ज्यादा कार्बन की कोई चेन भी हो सकती है। किसमें? वसा अम्ल में। अब वसा अम्ल और वसी अम्ल एक ही बात है, ठीक है। अब इसको कैसे देखते हैं हम? केमिस्ट्री के फॉर्म में देखते हैं। सुनो, हाँ ठीक है, क्या समझा रही हूं अब समझो। हमने कहा हमारी कहानी में एक वसी अम्ल है जिससे हमें वसा बनानी है। ये है वसी अम्ल, जिसको मैं अगर बार बार फैटी एसिड्स बोलूंगी तो आप समझ जाना। फैटी एसिड्स, इंग्लिश में फैटी एसिड्स बोलते हैं। फैटी एसिड्स क्या है? फैटी एसिड्स कुछ नहीं है, कार्बोक्सिलिक श्रृंखला वाले लंबे लंबी चेन्स हैं। अब ये श्रृंखला कितनी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा, तो हमें कुछ नहीं करना, एक इधर CH3 जोड़ दो, एक इधर CH2 जोड़ दो और उस पे लगा दो N, क्योंकि हमने कहा कि कार्बन की श्रृंखला में कुछ भी हो सकता है। 1 से 19, 1 से 20 तक कार्बन की श्रृंखलाएं हो सकती है। 20 वाला भी हमारे पास कंपाउंड है। और क्या है, इनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ये लो कार्बोक्सिलिक ग्रुप। इस N का क्या मतलब है? ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है। अब इसको और कैसे लिख सकते हैं तो सुनो, इसको ऐसे लिख सकते हैं COOH, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन और OH, और इधर मैं कह देती हूं कि यहाँ पे मेरे पास R ग्रुप है। अब ये R ग्रुप क्या है, तो मैं इस पूरे को R बोल रही हूँ क्योंकि मैंने कहा R मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी लंबी चेन हो सकती है, तो यहाँ मैं R कह रही हूँ और इस CH3 को एज इट इज रहने देती हूँ। ऐसे लिखा है तो भी ये क्या है? ये वसी अम्ल ही है ना। ये COH को मैं और कैसे लिख सकती हूँ, मैंने आपको बता दिया, ऐसे तोड़ के लिख सकती हूँ। ये भी फैटी एसिड्स है। अब ये फैटी एसिड्स में कार्बन की चेन कितनी भी हो सकती है, जैसे कि एक हमें याद करना है, एक दो, जैसे आपको दे रखा है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में 16 कार्बन होते हैं, ये आपको याद करना है क्योंकि NCERT कहती है, ठीक है। ऐसे ही होता है एरेकिडोनिक एसिड। ये क्या है? ये सब फैटी एसिड्स हैं। इसमें 20 कार्बन होते हैं। ये दो आपको याद रखने हैं कि किसमें कितने कार्बन होते हैं। क्यों? क्योंकि NCERT देती है।
है ना। हमने कहा इस R की जगह कोई भी चेन हो सकती है, अब उस चेन के हिसाब से ये दो है। अच्छा, फैटी एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, सुनना मेरी बात को। एक होते हैं संतृप्त फैटी एसिड्स, और दूसरे होते हैं असंतृप्त। संतृप्त असंतृप्त यानी सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होते हैं? सैचुरेटेड ऐसे एसिड्स जिसमें सब सिंगल बॉन्ड होते हैं, है ना, सिंगल बॉन्ड्स, ये सारे बॉन्ड सिंगल, तो उसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। और ऐसे जिनमें डबल बॉन्ड होता है बीच बीच में कहीं भी, तो उसको हम कह देंगे असंतृप्त फैटी एसिड्स। एग्जाम्पल देखना चाहते हो? एग्जाम्पल में है भाई, इसका संतृप्त का तो है लॉरिक एसिड, एक एक एग्जाम्पल याद कर लो। लॉरिक एसिड, ठीक है, जिसमें शायद 12 कार्बन होते हैं। असंतृप्त में आपको 2-3 याद करने, एक तो यही हमारा प्यारा जो मैंने यहाँ पे लिखा है पाल्मिटिक एसिड, और है लेनोलिक एसिड। लेनोलिक याद किया है तो लेनोलोइक भी याद कर लो, लेनोलोइक। और ये भी, ये जो है ना, ये दोनों ही क्या है, ये दोनों असंतृप्त हैं, यहीं लिख देती हूँ क्योंकि वहां जगह नहीं है। फैटी एसिड समझ में आया? फैटी एसिड दो प्रकार के होते हैं, और फैटी एसिड्स के हिसाब से फिर फैट भी बन जाती है। दो प्रकार की फैट होती है, संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ये इन्हीं की वजह से होती है। तो ये कहानी किसकी खत्म हुई? फैटी एसिड्स की। अब ग्लिसरॉल का फॉर्मूला देखो जरा, डिवाइडेशन कर दूं मैं। दूसरा है हमारे पास ग्लिसरॉल, कुछ नहीं है ग्लिसरॉल, ऑल आ रहा है पीछे, केमिस्ट्री। ग्लिसरॉल मतलब कौन सा ग्रुप है? ये अल्कोहलिक ग्रुप है। यहाँ पे होता है CH2, यहाँ पे होता है CH2, यहाँ पे होता है CH2, इनके आगे जोड़ दो OH, 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 कहानी खत्म। ये हो गया ग्लिसरॉल। अब ये ग्लिसरॉल जो है, इसमें 3 कार्बन होते हैं, तो इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एसिड भी बोलते हैं भाई। प्रोपेनॉल कहते हैं, प्रोपेनोइक बोल दिया मैंने, प्रोपेनॉल क्योंकि ऑल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसको हम प्रोपेनॉल भी बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 ग्रुप है, ऑल ग्रुप 3 है ना, 3 कार्बन वाला होता है ये ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल में ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये ग्लिसरॉल है। अब ये भी एक फैट है, ये भी एक फैट है, लेकिन मैंने कहा ये दोनों कुछ काम के नहीं है अकेले अकेले, जब तक इनका मिक्सचर नहीं बने। तो मिक्सचर बनाना है तो क्या करना होता है हमें क्या करना होता है? वसी अम्ल को ग्लिसरॉल से मिलाना होता है। अब ग्लिसरॉल से मिलाना है तो हमारी एनसीईआरटी कह रही है कि जो ये वसी अम्ल होता है वो देता है OH और ये देता है H। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा जब भी बॉन्ड बनेगा तो H2O निकलेगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण। ये आप याद रखेंगे, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन क्या होता है? H2O का निकलना, डिहाइड्रेशन। तो उसमें H2O में OH ये देगा और H ये देगा। अब एक और सुनो कैसे होती है ये कहानी पूरी। तो कहानी ऐसे पूरी होती है कि हमारा मिल गया है ग्लिसरॉल, यहां तक की कहानी समझ में आई? ये कौन था? एक था ग्लिसरॉल, उसका हमने रिश्ता करवाया है फैटी एसिड से। अब फैटी एसिड्स कोई भी हो सकता है, मैंने कहा चेन लंबी लंबी होती है। अब फैटी एसिड्स क्या है? आपकी पहली लाइन क्या कह रही थी कि ग्लिसरॉल में एक फैटी एसिड जुड़ता है तो उसको मोनोग्लिसराइड, 2 फैटी एसिड जुड़ते हैं तो डाई, और 3 जुड़ते हैं तो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। ये बात क्या है ये समझ में आई कि अगर यहाँ पे एक जगह फैटी एसिड जुड़ा है तो वो हो गया मोनो, इसको हटा के इस जगह फैटी एसिड जुड़ गया तो हो गया डाई, और इस OH को हटा के तीसरी जगह फैटी एसिड जुड़ गया तो क्या हो गया? ट्राइग्लिसराइड। और नॉर्मल जो फैट हम गिनते हैं वो कैसी होती है? ट्राइग्लिसराइड होती है।
ठीक है, तो हम 3 जोड़ेंगे, तो हमने 3 वसीय अम्ल ले लिए हैं। अब वसीय अम्ल कोई भी प्रकार के हो सकते हैं, हमने देखा वसीय अम्ल के बहुत प्रकार हैं, पाल्मेटिक, लॉरिक, लेनोइक, जो जो नाम आपने लिखे। संतृप्त भी हो सकती है, असंतृप्त भी, पर हमें कोई ना कोई एग्जाम्पल लेना है, तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल R से ही लूंगी। ठीक है, क्या है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पे R। इस R का क्या मतलब है कि ये चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, 16 कार्बन, 15 कार्बन, जो भी है। और कई बुक्स इसको ऐसे भी लिखती है। दूसरा वाला भी मैं आपको बता देती हूँ, CH2, जैसे मैंने वहां पे लिखा था CH3 CH2 है ना, ये CH3 है, NCOOH, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता ना हम कौन सा चेन ले रहे हैं, हम तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने R ले लिया। अब क्या होना है, इन दोनों में एस्टर बॉन्ड बनना है। बॉन्ड कौन सा बनेगा भाई, एस्टर बॉन्ड बनेंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है, एस्टर बंध। क्यों, क्योंकि जो बनने वाला है वो एस्टर है। देखो पहले वाले से एक 3 वसीय अम्ल लिए हमने, 3 लेने पड़ेंगे आपको। फैटी एसिड्स कैसे, तीन फैटी एसिड्स एक ग्लिसरॉल से जब रिएक्शन करते हैं तब ट्राइग्लिसराइड बनता है। अगर एक ग्लिसरॉल से एक फैटी एसिड करेगा तो मोनो, एक ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड्स करेंगे तो डाई, और 3 करेंगे तो ट्राई। लेकिन हम कह रहे हैं कि ट्राइग्लिसराइड ही अपने आप में एक फैट होती है, मोनो और डाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। और वही जो मैंने कहा, पीछे क्वेश्चन भी है, जो फर्स्ट लाइन में जिसका आंसर हमने दे दिया, एस्टर बंध। अब कैसे बन रहा है एस्टर बंध, ये देखो, ये हो गया हमारा CH2 CH2 CH2। एनसीईआरटी की बात माने, एनसीईआरटी कह रही है कि यहां से जाएगा H, यहां से जाएगा, तीनों से H जाएगा, ठीक है। और यहां से ये, क्योंकि ये 3 है, ये 3 है, हमने एक ही लिखा है, तो तीनों जगहों से हमने कहा फैटी एसिड से OH जाता है, फैटी एसिड से OH जाता है। अब मैं इसको उल्टा लिख सकती हूँ क्या, आपको समझाने के लिए, कि अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ CH2, मैं आपको पूरी इक्वेशन समझाना चाह रही हूँ, इसलिए इसको उल्टा लिख रही हूँ। आप सीधा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एक फैटी एसिड्स यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो हम ये बोल देते हैं, ये रहा हमारा फैटी एसिड्स, पहला वाला OH OH OH। यहाँ पे आ गया आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये हो गया। यहाँ पे मैं RR दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कितने कार्बन हैं, और यहाँ पे CH2। मैं फिर से कह रही हूँ, इस R की जगह ये वाला भी लिख सकते हैं, कई बुक्स में ये दे रखा है इसीलिए, ठीक है। तो ये जो है, ये हो गया आपका RR ग्रुप। एक से एक भिड़ेगा, इससे ये, इससे ये, इससे ये, क्या होगा, H2O का मॉलिक्यूल निकालना है, ये लो H2O, 3 H2O के मॉलिक्यूल निकलेंगे क्योंकि ट्राइग्लिसराइड बन रहा है, 3 फैटी एसिड्स प्लस 1 ग्लिसरॉल, क्या बना आपके पास, CH2O CH2O CH2O। इतनी बात समझ में आई। यहां से H2O निकल चुके हैं 3, क्या आया फिर, C, इधर R OOH। अब मैं ऐसे ले लूं डायरेक्टली, बार बार बॉन्ड खोल के नहीं लिख रही, अब मैं आपको एक बार समझ में आ गया, तो अब मैं ये डबल बॉन्ड O नहीं करके डायरेक्ट ऐसे लिख रही हूं, ठीक है। C R O CH3 है ना, ये मेरे से बार बार 2 बन रहा है ना, आप ध्यान रख लेना थोड़ा, क्योंकि एक ही वैलेंसी है इसकी, मेरे से बार बार 2 बन रहा है, आप ध्यान रख लेना थोड़ा। ये OCH3 बन गया ये, ठीक है। ये क्या है, ये है हमारा ट्राइग्लिसराइड, क्या, ट्राइग्लिसराइड। अब जो क्वेश्चन आपको पूछा है ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं, उसकी परिभाषा एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। एक ग्लिसरीन के मॉलिक्यूल से 3 वसीय अम्ल,
की अभिक्रिया होने से, एस्टर बंध बनने से ट्राइग्लिसराइड बनता है, जिसमें 3 H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। इस बनने वाले प्रोडक्ट को ट्राइग्लिसराइड कहते हैं और ये रिएक्शन आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ये लिखनी है अगर नंबर चाहिए। और फिर देखो स्कूल की दादागिरी जो मैं कहती हूँ, जैसी जिनकी मर्जी। तो ये है हमारा फैट। ये क्या बना है? अरे ये क्या बना है जिसके लिए हमने कोशिशें की हैं? वसा। यही है हमारी लिपिड, क्योंकि ये अपने आप में भी लिपिड है, ये अपने आप में भी लिपिड है, लेकिन हमारे काम की लिपिड ये है स्ट्रॉन्गेस्ट लिपिड ट्राइग्लिसराइड। अब अगर मैं 2 ही जोड़ती तो ये डाइग्लिसराइड हो जाता, एक ही जोड़ती ऊपर वाला सिर्फ तो मोनो हो जाता। ठीक है, तो इतनी बात तो अब आपको समझ में आ गई होगी कि मोनो, डाई और ट्राई क्या है। ये फैट ऐसे बनती है। ठीक है, ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल के बंधन से। 3 वसीय अम्ल, 1 ग्लिसरॉल। और हमारी यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, अधूरा छोड़ दिया है इसको। कंप्लीट कर देते हैं इसको। वैसे यहाँ डबल बॉन्ड है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लेकिन वो अब मैंने खोल के ही लिख दिया है तो मैं, पर ये गलत हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन से नहीं जोड़ना हमें, इसको सिंपल ही रहने दो। ऑक्सीजन से नहीं जुड़ता CH3, सीधा सीधा ही लिख देती हूँ मैं CH3 OCH3, बॉन्ड वॉन्ड कुछ नहीं बना रही। CH3 यहाँ पे R, यहाँ पे भी R। ठीक है, फैटी एसिड्स हो गई। बात समझ में आ गई? चलो, तो ये बात आपके ऊपर से तो नहीं गई होगी मेरे हिसाब से। यहाँ तक की बात हमने कर ली कि ये जो वसीय अम्ल होते हैं उनमें कितनी भी चेन हो सकती है। 1 से 19 लिख रखा है, 20 भी हो सकती है। जैसे पाल्मिटिक एसिड में, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था, कार्बोक्सिलिक में 16 कार्बन होते हैं और ये आपको याद करना है भाई। दूसरा मैंने ना एग्जांपल दिया था एराकिडोनिक अम्ल में, कार्बोक्सिलिक में 20 कार्बन होते हैं, क्योंकि ये आपकी एनसीईआरटी बोल रही है इसलिए लिखना आपको याद करना है। वसा संतृप्त या असंतृप्त हो सकती है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। सिंगल बॉन्ड होंगे तो संतृप्त, डबल बॉन्ड होंगे तो असंतृप्त होती है, ये बात कर ली हमने। साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है। ठीक है, मैंने कहा वसीय अम्ल भी अपने आप में लिपिड है और ग्लिसरॉल भी अपने आप में लिपिड है। तो यहाँ पे ये यही कह रहा है, एनसीईआरटी कह रही है साधारण लिपिड ग्लिसरॉल है, उसके कहने का मतलब यही है। 2 ट्राइग्लिसरॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम क्या है भाई? प्रोपेन मैंने कहा था। ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी, ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल का ही जो है नेम है। ठीक है, ट्राईहाइड्रोक्सी क्योंकि इसमें 3 OH फंक्शनल ग्रुप है प्रोपेन। बहुत सारे लिपिड में ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों मिलते हैं। यहाँ पर वसा अम्ल ग्लिसरॉल से एस्टरीकृत होके, एस्टरीकृत क्यों? क्योंकि मैंने कहा एस्टर बंध बनना है, उसको हम क्या कह सकते हैं? एस्टरीकरण या एस्टरीकृत, एस्टराइजेशन इंग्लिश में। तब वे मोनोसेक्राइड, डाइग्लिसराइड या ट्राइग्लिसराइड बनाते हैं। ये बात हमने कर ली। 1 जुड़ेगा तो मोनो, 2 जुड़ेंगे तो डाई और 3 जुड़ेगा तो ट्राई। बॉन्ड कौन सा बनता है? एस्टर बॉन्ड। प्रक्रिया क्या है? एस्टरीकरण या एस्टरीकृत। ठीक है, गलन बिंदु के आधार पर वसा तेल कहलाती है। अच्छा, अब मेल्टिंग पॉइंट के आधार पर फैट 2 प्रकार की होती है। देखो, जब वसीय अम्ल 2 प्रकार के हैं तो उसके आधार पे फैट भी बदल जाएगी, क्योंकि जुड़ने तो वसीय अम्ल ही है ग्लिसरॉल से। तो देखो, वसा भी 2 प्रकार की होती है। फिर से असंतृप्त वसा, जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड, वही फैटी एसिड्स के जैसी अनसैचुरेटेड फैट। और दूसरी होती है संतृप्त वसा, जिसको कहते हैं सैचुरेटेड। वही फर्क है, अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड होंगे, डबल या ट्रिपल, जबकि इसमें सिर्फ सिंगल बंद होता है, तो उसको सैचुरेटेड बोल देते हैं। अब पहचान कैसे करोगे इसकी कि कौन सी फैट सैचुरेटेड है, कौन सी फैट अनसैचुरेटेड है? देखो, वसीय अम्ल और फैट में कंफ्यूज मत होना। पहले हमने जो संतृप्त असंतृप्त देखा वो वसीय अम्ल के प्रकार देखे, ये फैट के प्रकार है, क्योंकि जैसा वसीय अम्ल मिलेगा वैसी ही फैट बनेगी। तो फिर फैट भी 2 प्रकार की बनती है। ठीक है,
अब देखो, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होती है, जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाती है, जैसे घी, बटर, नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे घी या बटर आपका जमा हुआ रहता है, मेल्ट नहीं होता, वो होती है अनसैचुरेटेड फैट्स। ठीक है, जैसे घी, बटर। और जो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहती है वो होती है सैचुरेटेड, जैसे कि ऑयल, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। गलन बिंदु का मतलब मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो पहले से गला हुआ है, जो पहले से लिक्विड स्टेट में है, उसका गलन बिंदु तो ऑब्वियसली कम होगा। यहीं पे अगर आप घी या बटर लोगे तो पहले आपको उसको हीट देनी पड़ेगी मेल्ट करने के लिए, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो गलन बिंदु के आधार पर वसा तेल कहलाती है। ऐसी वसा जो लिक्विड होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? ऑयल बोल देते हैं। ये सिंपल इसका कहने का मतलब है। ठीक है, तेलों का गलनांक अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे जिंजर। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, इसलिए याद करना है। आपको पूछ सकते हैं एक तेल वसा का नाम बताओ, ये रहा जिंजेली ऑयल। ठीक है, नीट में भी पूछ सकते हैं, जिंजेली ऑयल, नाम याद रखना है इसका। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है। ये है फैटी एसिड्स। ठीक है, अब दूसरे प्रकार के फैटी एसिड्स की बात करते हैं हम, वो है संयुग्मित यानी कि कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड्स। नॉर्मल फैटी एसिड्स में जब कोई नॉन फैट मिल जाता है, जैसे फैट बना हुआ है, वसा बनी हुई है, उसमें अगर आप कुछ और जोड़ दो, जैसे फास्फोरस जोड़ दो, प्रोटीन जोड़ दो, लिपिड भी जोड़ दो, मानो लिपिड तो लिपिड फिर सेम हो जाएगा, लिपिड के अलावा कुछ जोड़ना है, फास्फोरस, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये जब आप लिपिड से जोड़ देते हो तो वो कहलाते हैं संयुग्मित या जटिल लिपिड्स। सिंपल है, स्टार्टिंग में आपको समझा दिया था मैंने शॉर्ट में। जटिल वसा का निर्माण अल्कोहल, वसी अम्ल के अतिरिक्त अन्य यौगिकों के मिलने से होता है। ठीक है, कोई अन्य यौगिक मिल जाए। अब देखो, वसी अम्ल तो वो भी फैट है, और ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल एक अल्कोहल है ना, वो भी फैट है। तो भाई इन दोनों के अलावा कोई चीज मिल जाए तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे? कौन से टाइप के फैटी एसिड्स बोलेंगे? कॉन्जुगेटेड, क्योंकि उन फैट का निर्माण ग्लिसरॉल या फैटी एसिड से नहीं हो रहा। या दूसरी चीज हम दूसरे तरीके से ये कहना चाहें कि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स तो मिले हुए ही हैं, तीसरा और कोई चीज आ रही है जैसे फास्फोरस, प्रोटीन, तो फिर हम उसको कह देंगे कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड फैटी एसिड्स। ठीक है, चलिए इसको कॉन्जुगेटेड भी बोलते हैं। आगे वैसे मैंने नाम बता दिया था, कॉन्जुगेटेड। जटिल वसा कैसे बनती है? अल्कोहल। अब ये अल्कोहल का मतलब यहाँ पे ग्लिसरॉल से है, क्योंकि ये बात आप पढ़ चुके हैं कि ग्लिसरॉल अल्कोहलिक ग्रुप है। वसी अम्ल, ये दो तो मिलने ही है, लेकिन उसके साथ कोई अन्य, जैसे कि मैंने कहा फास्फोरस जुड़ जाए, फास्फोरिक ग्रुप जुड़ जाए। डीएनए में पढ़ा था ना फास्फोरिक ग्रुप, ये रहा वो उसका फॉर्मूला, है ना, ऐसा बनाया था हमने। इधर OH, इधर OH और उधर OH, हो गया 3 हाइड्रोजन, 4 ऑक्सीजन और 1 फास्फोरस। ये रहा इसका फॉर्मूला, डीएनए वाले में भी बनाया था। या फिर प्रोटीन, ये आपको लिखना है शॉर्ट में, है ना। या शर्करा जुड़ जाए, शर्करा को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइको। स्टार्टिंग में जो मैंने आपको बताए थे शॉर्ट में, उसमें यही कहा था फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ लिपिड में फास्फोरस एक फॉस्फोलीकृत कार्बनिक यौगिक मिलते हैं, ये फॉस्फोलिपिड्स हैं जो कोशिका झिल्ली में मिलते हैं, जैसे लेसिथीन। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई लेसिथीन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें जो फैट पाई जाती है वो कौन से प्रकार की फैट है? वो संयुग्मित या जटिल वसा है, याद होना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा दिया है, और उसका एक नाम क्या है? लेसिथीन। जो आप सेल मेम्ब्रेन पढ़े हो, याद करो वो मॉडल, किसका मॉडल? सिंगर एंड निकोलसन का मॉडल, फ्लूइड मोज़ेइक मॉडल जो आपको पढ़ाया था। वहां पे मैंने कहा था कि लिपिड ऐसे ऐसे लगे हुए रहते हैं, लेकिन बाई लेयर्ड होते हैं, नीचे भी ऐसे होते हैं, पैर दोनों के मिले हुए और सिर ऊपर, और बीच में कहीं प्रोटीन होता है ऐसे, या तो एक्सट्रिंसिक होगा या बीच बीच में ऐसे जुड़ा हुआ रहेगा। याद आ रहा है मॉडल? ये जो लिपिड है वो कौन है? वो लिपिड है लेसिथीन।
और इस लिपिड की खासियत आपको पता थी कि इसमें एक तो होता है हेड और दूसरा होता है टेल। हेड जो होता है वो तो जल विरागी होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, जल से इसको कोई प्यार नहीं है, चाहिए ही नहीं, और वैसे भी आपको पता है फैट को जल से कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वो जल रागी होता है, इसको जल से प्यार होता है, हाइड्रोफिलिक, फीलिंग है इसके लिए, जल के लिए, ठीक है, हाइड्रोफिलिक। यही क्या है, ये एक व्युत्पन्न लिपिड है, क्योंकि इसमें दो तरह से काम कर रहा है, ये नॉर्मल फैटी एसिड्स नहीं है, ऊपर वाला हिस्सा तो जल से नफरत, नीचे वाले को जल से प्यार। तो ऐसे लिपिड्स ये जो आपके मेम्ब्रेन में मिल रहे हैं ये फॉस्फोलिपिड्स है। हमने पढ़ा भी है सेल मेम्ब्रेन वाले में कि सेल मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, ये फॉस्फोलिपिड है लेसिथिन। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये नीट का लेवल है, हमें नहीं पढ़ना अभी, ठीक है। इसमें भी भाई संरचना, इसमें फैटी एसिड्स अलग प्रकार के मिलते हैं, ठीक है, फैटी एसिड्स के साथ फॉस्फेट मिल जाती है। देखो सिंपल सा है, मैं आपको बताती हूँ। हमने कहा वहाँ ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स मिल रहे हैं। अब इसमें लेसिथिन में क्या होता है, 2 तो फैटी एसिड्स होते हैं, तीसरा फॉस्फेट हो जाता है। समझ गए बात को, देखो शॉर्ट में समझा देती हूँ। कहाँ गया वो बनाया हमने। लेसिथिन क्यों स्पेशल है, लेसिथिन इसलिए स्पेशल है, ये हमने कहा कि एक ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड्स मिलते हैं, तो 2 तो लेसिथिन में फैटी एसिड्स होते हैं, इसलिए ऊपर वाला हिस्सा तो उसका जल विरागी होता है, लेकिन ये जो तीसरा है ना, यहाँ पे फैटी एसिड्स नहीं होता, यहाँ पे फॉस्फेट आ जाता है, और फॉस्फेट के साथ एक कोलिन एसिड होता है, वो आके मिल जाता है, जिसकी वजह से लेसिथिन बन जाता है, ठीक है। शॉर्ट में बात समझ में आई, एग्जाम्पल सबके याद करने। अब है तीसरा वाला हमारे पास व्युत्पन्न लिपिड्स, डिराइव्ड लिपिड्स, ये और स्पेशल, इसका तो एग्जाम्पल भी सिंपल है बहुत। यह साधारण वसा व लिपिड वसा के जलीय अपघटन द्वारा प्राप्त होती है। जब आप नॉर्मल सिंपल लिपिड्स और दूसरी वाली व्युत्पन्न जो आपकी कॉन्जुगेटेड लिपिड्स है, उसका जब जल अपघटन कर दोगे, मतलब जल से उसको क्या कर दोगे, भिगो दोगे उसको, है ना, तो उसमें जल मिला दोगे, ऐसा कह सकते हैं। जल अपघटन कर दोगे मतलब कि किसी बॉन्ड को तोड़ दोगे, उनके बीच में जो बॉन्ड बने हैं, जो जल निकलने से बने थे, ठीक है, अब वापस उसमें जल जोड़ दोगे, तो साधारण या जटिल वसा के जलीय अपघटन से प्राप्त होती है। जैसे स्टेरॉइड्स, क्या होते हैं स्टेरॉइड्स, स्टेरॉइड्स इज अ टाइप ऑफ लिपिड, और ये आपको कहाँ मिलते हैं, आपके जो ये हार्मोन्स है ना, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सेक्स हार्मोन्स, वो सब स्टेरॉइड्स होते हैं, ठीक है। प्रत्येक स्टेरॉइड में एक आधारी वलय पाई जाती है, उदाहरण के लिए कोलेस्टेरॉल, स्टेरॉइल, पित्त अम्ल यानी कि बाइल एसिड जो बाइल डक्ट से आता है, और लिंग हार्मोन यानी कि सेक्स हार्मोन्स, जिसके नाम मैंने आपको बताया, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। अब आपकी बुक में दिया हुआ है कोलेस्ट्रॉल का चित्र, ठीक है, डायग्राम दिया हुआ है, उसको जरा देख लो कैसे बनाना है। बड़े बच्चों को दिक्कत होती है, कुछ नहीं है, घर बनाना है हमें, है ना, सपनों का घर बनाते हैं। अभी क्या करना है आपको, कुछ ज्यादा नहीं, सबसे पहले 2 मंजिल का ग्राउंड फ्लोर बनाना है। अब 2 मंजिल का ग्राउंड फ्लोर बनाना है, ये लो मैम बना दिया, 2 मंजिल का ग्राउंड फ्लोर, 6 कार्बन मतलब 6 वाला हेक्सागोनल। अब सेकेंड फ्लोर पे बनाना है, आपने कहा यार दो कमरे तो कम पड़ रहे हैं मैम, ऊपर भी बनाते हैं, ऊपर बना देते हैं, चलो ऊपर वाला जो बनाएंगे वहां पे भी 2 रूम बनाएंगे, ठीक है। लेकिन पहला रूम जो बनाएंगे, थोड़ी सी रिंग टेढ़ी हो गई मेरी, इसको सीधी कर लो, यहां पे जो बनाएंगे ये भी 6 दीवारों वाला बनाएंगे, इसकी भी 6, इसकी भी 6, इसकी भी 6 ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 दीवारें बनाएंगे। लेकिन आपको पता है जो ग्राउंड पे जितना घर बनता है, अगर हम उतना ही टेरिस पे जब घर बनाते हैं तो वो छोटा बनेगा, क्योंकि जगह कम होती है ना। तो हमने कहा यार, तो हमें थोड़ा गैलरी वैलरी भी चाहिए, तो एक रूम तो बड़ा बना दो, दूसरा रूम छोटा बनाएंगे। इसको रिंग को थोड़ा सेट करती हूँ मैं, रुको, ताकि अच्छे से थोड़ा लुक आए।
अब इस पे ही हमें एक और रूम बनाना है, लेकिन वो रूम हम छोटा बनाएंगे क्योंकि मैंने कहा जगह कम है, तो भाई 5 वाला ही बनाएंगे। ये लो, ठीक है, ये 6 वाली है, मैं ऐसे बनाने के लिए लिख रही हूँ, आपको अंदर लिखना नहीं है। देखो ये 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है, 6 दीवारों वाले हैं। ये 5 दीवार वाला है, इसकी एक ये और ये मिला दो, 5, 1 2 3 4 और एक इधर वाली 5 दीवार। अब फिर हमने कहा यार ये भी छोटा पड़ रहा है, हम तो ऊपर है ना मस्त तो एक खुला टेरेस बनाएंगे, तो अभी खुला टेरेस बनाओ। तो अभी क्या करना है, लास्ट वाला जो बनाएंगे तीसरी मंजिल का घर, वो हम खुला बनाएंगे, ऐसा ऐसा, 1 2 3 4 और एक खुला, है ना, ओपन बनाया, ओपन टेरेस जिसको कहते हैं ना, खुला टेरेस, वो टेरेस बना दिया। 1 2 3 4 5 और छठी को हमने दरवाजा खुला रख दिया। भाई नीचे जाने के लिए जगह भी तो चाहिए, सब जगह बंद कर दिया। अब थोड़ा सा डेकोरेशन कर देते हैं। अब हमने कहा यार ये हमने एक दीवार नहीं बनाई, उसकी जो है सीमेंट बच गई है, तो हमने कहा चलो ये सीमेंट बच गई है तो 2 ऐसे डेकोरेटिव आइटम लगा देते हैं। इधर एक, इधर लगा देते हैं, एक इस जगह पे लगा देते हैं और एक यहाँ पे लगा देते हैं OH, ठीक है, ऐसे। ये है आपका कोलेस्टेरोल, ठीक है, क्या है ये भाई, कोलेस्टेरोल। कुछ नहीं, समझ में आ गया, अब याद कर लोगे इसको, घर बनाना है आपको, कुछ नहीं करना। ये कोलेस्टेरोल, इसको थोड़ा सा यूं कर देना, मेरे बोर्ड पे ऐसे जा रहा है ये, ठीक है, आपको बुक में दिखेगा तो ढंग से दिखेगा, थोड़ा सा ये ऐसे होना चाहिए। चलो स्केल से बनाओगे तो सही बनेगा, ठीक है। ये क्या करना है, 2 नीचे मंजिल, 2 6 दीवारों के घर बनाने हैं, फिर ऊपर पहली मंजिल पे एक 6 दीवार का बनाना है, एक 5 दीवार का बनाना है, फिर उसके ऊपर तीसरी मंजिल पे एक ओपन टेरेस बनाना है जिसमें से हमें कुछ डेकोरेशन आइटम करने हैं, और फिर हमारा कोलेस्टेरोल रेडी हो जाएगा। तो ये था हमारा वसी अम्ल, 3 प्रकार के वसी अम्ल। एक बार और देख लो इसको, जो हमने सबसे पहले एक चीज बनाई थी कि 3 प्रकार के वसी अम्ल है हमारे पास, सिंपल, कॉन्जुगेटेड, व्युत्पन्न। सिंपल में 3 होते हैं, लेकिन ये 2 कुछ काम के नहीं है, इसलिए हमको एस्टरीकृत करके ग्लिसरॉलिक एस्टर बनाना पड़ता है, ट्राइग्लिसराइड जिसको हमने कहा, ट्राइग्लिसराइड बनाए। इसमें 2 है, फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और प्रोटीन लिपिड या प्रोटोलिपिड्स, और इसमें है हमारा कोलेस्टेरोल और हार्मोन। इसका एक एग्जांपल क्या था, लेसिथीन, इसको याद रखना है, लेसिथीन जो एक फॉस्फोलिपिड है, ठीक है। तो ये हमारी लिपिड होती है आज खत्म, और इसके बाद मेरे ख्याल से एंजाइम्स हैं, तो उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए